और जब पुलिस ने उस ट्रंक को खोला तो अंदर का सीन देखकर लोगों के होश उड़ गए। पुलिस ऑफिसर को मद्रास के रोयापुरम बीच के समुद्र किनारे एक बंडल दिखाई दिया। जब रात हो गई और वो घर नहीं आया तो उसकी वाइफ को टेंशन होने लगी। आज भी लोग अपने पार्टनर्स को चीट करते हैं, लोग खून करते हैं और किलर्स बॉडी को डिस्पोज करने के नए तरीके ढूंढते हैं। टेक्नोलॉजी तो बदल गई लेकिन इंसान के अंदर का एविल आज भी वही है। फाइनली 13 अगस्त 1953 को मद्रास हाई कोर्ट एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल डिसीजन देती है। You are watching the Green Trunk Mystery. अगस्त 29, 1952 मद्रास रेलवे स्टेशन से इंडो साइलेंट एक्सप्रेस अपनी जर्नी शुरू कर चुकी थी। सब कुछ रूटीन लग रहा था जब तक थर्ड क्लास कोच के पैसेंजर्स को एक अजीब सी स्मेल ने परेशान कर दिया। वो स्मेल ट्रेन के एक ग्रीन स्टील ट्रंक से आ रही थी। ट्रंक के नीचे से एक रेडिश ब्राउन लिक्विड लीक हो रहा था। उस ट्रंक के पास बैठे हुए एक पैसेंजर ने फाइनली परेशान होकर पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। तो पुलिस ने ट्रेन के नेक्स्ट स्टेशन मनमुद्रा स्टेशन पे ट्रेन को रोका और जब पुलिस ने उस ट्रंक को खोला तो अंदर का सीन देखकर लोगों के होश उड़ गए। ट्रंक के अंदर था एक इंसान का शरीर, सिर्फ एक शरीर, बिना किसी सर के। उस लाश के दोनों हाथ और पैर भी काट दिए गए थे। लाश नग्न अवस्था में थी, बस पैर में हरे रंग के मोजे थे और कमर पर एक काला धागा बांधा था। एक दिन बाद 31 अगस्त 1952 पुलिस ऑफिसर को मद्रास के रोयापुरम बीच के समुद्र किनारे एक बंडल दिखाई दिया। तो उन्होंने बंडल को ओपन किया एंड गेस व्हाट, अंदर से मिला एक सर। नथिंग रैंडम बट वही सर जो पिछले दिनों इंडो साइलेंट एक्सप्रेस के ट्रंक से मिली हुई लाश के दर से मिसिंग था। एक लाश, एक कटा हुआ सर और एक मिस्ट्री जो शुरू होती है यही से। 1950s का मद्रास यानी कि आज का चेन्नई, मद्रास में जॉर्ज टाउन एक वाइब्रेंट एरिया था जहां पेरिस कॉर्नर नाम का एक बसलिंग मार्केट प्लेस था। साइकिल, रिक्शास, स्पाइस स्टॉल्स और ब्रिटिश एरा बिल्डिंग से भरा हुआ। यही अलवंदर नाम का एक शख्स अपनी पहचान रखता था, एक एक्स ब्रिटिश इंडियन आर्मी ऑफिसर जो वर्ल्ड वॉर 2 का वेटरन था लेकिन 1947 में इंडिपेंडेंस के बाद आर्मी से डिस्चार्ज हो गया था। अब उसकी जिंदगी का आधार था उसका दोस्त कनन चेट्टी। दोनों कोमाटी चेट्टी कम्युनिटी के थे जो इस इलाके की बिजनेस कम्युनिटी थी। कनन की दुकान जेम एंड को जो इसी बाजार में थी, वहां पर अलवंदर ने भी काम करना स्टार्ट कर दिया। अलवंदर की जिंदगी अब सिर्फ फाउंटेन पेन्स और साड़ीज बेचने तक ही सीमित थी लेकिन 1951 में एक दिन उसकी दुकान में वो लड़की आ गई जिसने सब कुछ बदल दिया। उसका नाम था देवकी। देवकी केवल 22 साल की थी जो एक पेन लेने आई थी। और उस दिन सिर्फ एक पेन के सेल या परचेज तक बात नहीं रुकी। जो शुरू हुआ वो जान पहचान और इवन दोस्ती से भी आगे बढ़ गया। जैसे आज नंबर्स एक्सचेंज होते हैं वैसे उनके बीच उस टाइम पर लेटर्स एक्सचेंज हुए और उनकी ये रैंडम मुलाकात एक रिश्ते में बदल गई। लोगों की नज़रों में वो सिर्फ फ्रेंड्स थे लेकिन इनके बीच का ये रिश्ता बहुत ही लंबे समय तक चलता रहा। पर देवकी की जिंदगी में एक नया ट्विस्ट तब आया जब जून 1952 में उसकी शादी एक स्ट्रिक्ट और डिसिप्लिन जर्नलिस्ट प्रभाकरा मेनन के साथ हो गई। प्रभाकरा एक रिजर्व्ड और सीरियस इंसान था जो अपनी लाइफ में डिसिप्लिन को इम्पोर्टेंस देता था। लेकिन क्या अलवंदर और देवकी का रिश्ता शादी के बाद खत्म हो गया? सब कुछ सही चल रहा था बट 28 अगस्त 1952 को अलवंदर हर रोज की तरह शॉप पर जाता है। जब रात हो गई और वो घर नहीं आया तो उसकी वाइफ को टेंशन होने लगी। अगले दिन 29 अगस्त अलवंदर की वाइफ जेमिन को शॉप पहुंची और वर्कर्स से पूछा कि उसका पति कहाँ है। तब एक स्टाफ ने बताया कि पिछले दिन 28 अगस्त को दोपहर में एक लड़की आई थी, उसके बाद अलवंदर चला गया ये बोलकर कि अभी आता हूँ, लेकिन वापस नहीं आया। अलवंदर की वाइफ ने सोचा कि शायद देवकी को कुछ पता होगा, इसलिए वो देवकी के घर पहुंची जो रोयापुरम सिमेट्री रोड हाउस नंबर 62 पर था। जब वो वहां पहुंची और घर का दरवाजा खटखटाया तो दरवाजा खोला देवकी के हस्बैंड प्रभाकरा ने। जब वाइफ ने अलवंदर के बारे में पूछा तो प्रभाकरा ने कहा कि उसने बहुत दिन से अलवंदर को देखा ही नहीं। वाइफ ने बताया कि कल देवकी शॉप पर आई थी तो प्रभाकरा ने कहा कि वो तो अपने काम से गई होगी, अलवंदर कहाँ गया ये हमें नहीं पता। अलवंदर की वाइफ वापस चले गई बट उसने हिम्मत न हार कर खुद से ही अलवंदर को ढूंढना शुरू कर दिया। उसके जितने भी फ्रेंड्स और बिजनेस कॉन्टेक्ट्स थे सबसे पूछा लेकिन उसे कोई क्लू नहीं मिला। फिर उसने अलवंदर के दोस्त कनन चेट्टी से रिक्वेस्ट की कि चलो पुलिस स्टेशन चलते हैं। 29 अगस्त को अलवंदर की वाइफ और कनन जॉर्ज टाउन के लॉ कॉलेज पुलिस स्टेशन गए और मिसिंग रिपोर्ट फाइल की। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करी और वाइफ ने लास्ट टाइम देखी गई लड़की देवकी का नाम भी मेंशन किया। अब याद करना जो बात मैंने स्टार्टिंग में बताई थी, कैसे मदुराई पुलिस को ग्रीन ट्रंक में एक लाश मिली और कैसे वो लाश थी सिर्फ एक शरीर की बिना किसी सर के और उसके दोनों हाथ और पैर भी काट दिए गए थे। लाश नग्न अवस्था में थी, बस पैर में हरे रंग के मोजे थे और कमर पर एक काला धागा बांधा था। ये न्यूज पूरे मदुराई में फैल गई और अगले दिन न्यूज़पेपर्स में भी छप गई। लाश का सर मिसिंग था, इस वजह से पहचान करना मुश्किल हो रहा था। पुलिस ने बॉडी को अर्स्काइन हॉस्पिटल ले जाकर वहां के रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर कृष्णस्वामी से पोस्टमार्टम कराया। उनके हिसाब से लाश 25-26 साल के एक यंग आदमी की थी। मरने से पहले उसको अफीम खिलाई गई थी। बॉडी के कई एरियाज जैसे कि एब्डोमेन और चेस्ट पे मल्टीपल कट वुंड्स थे। उसका खतना हुआ था जो इंडिकेट करता है कि वो मुस्लिम हो सकता है, लेकिन कमर पर काला धागा भी था जो हिंदू रिचुअल होता है। अब सबसे बड़ा सवाल
ये था ये लाश किसकी है और उसका सर कहाँ है। मदुराई पुलिस को एक सस्पिशन हुआ कि ये किसी मुस्लिम आदमी का मर्डर हो सकता है, लेकिन काला धागा हिंदू रिचुअल का साइन है। इसी बीच मद्रास पुलिस को अलवंदर की मिसिंग कंप्लेंट मिली थी, जो उसकी वाइफ ने 29 अगस्त को फाइल की थी और देवकी का नाम भी मेंशन किया था, जिसके चलते पुलिस को देवकी और मेनन पे शक था। और जब पुलिस उनके घर गई तो उनका घर बंद था। फिर पुलिस ने पड़ोसी से पूछताछ की तो पता चला कि एक दिन पहले ही यानी कि 28 अगस्त को वो लोग घर बंद कर कहीं चले गए थे। फिर पुलिस ऑफिसर रामनाथन अय्यर जो अलवंदर का मिसिंग केस देख रहे थे, उन्होंने घर के ओनर से घर की चाबी ली और घर के अंदर गए तो अंदर का नज़ारा पुलिस के शक को और मजबूत कर देता है। घर में जगह जगह खून के धब्बे लगे हुए थे और बहुत गंदी स्मेल भी आ रही थी। अब उन दिनों फॉरेंसिक्स आज के जितने एडवांस नहीं थे, तो पुलिस को एविडेंस कलेक्ट करते हुए 1-2 दिन लग जाते थे और जिसके कारण पुलिस का देवकी के घर आना जाना लगा रहता था। और अब याद करना, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि 31 अगस्त को एक पुलिस ऑफिसर जो देवकी के घर जा रहे थे, जाते वक्त बीच में आने वाले रोयापुरम बीच के समुद्र के किनारे उन्हें एक बंडल दिखाई दिया एंड उसमें एक बिना शरीर का सिर्फ कटा हुआ सर मिला। इसको मद्रास मेडिकल कॉलेज के फॉरेंसिक डिपार्टमेंट भेजा गया, जहां पर एक्सपर्ट डॉक्टर CV गोपाल कृष्णा की हेल्प से इसे आइडेंटिफाई करने की कोशिश की। क्योंकि ट्रंक में बॉडी मिलने वाली न्यूज काफी फैल चुकी थी, तो मद्रास के ऑफिसर रामनाथन अय्यर जो अलवंदर का मिसिंग केस देख रहे थे, ये न्यूज देखकर उन्हें ये मिसिंग रिपोर्ट याद आती है। जब दोनों पुलिस टीम्स यानी कि मद्रास एंड मदुराई एक दूसरे से बात करती है तो एक बहुत बड़ा कनेक्शन सामने आ जाता है। जो लाश मदुराई जंक्शन पे मिली थी वो 28 अगस्त को मद्रास से चलने वाली ट्रेन इंडो साइलेंट एक्सप्रेस से आई थी। मतलब ये मर्डर मद्रास में हुआ था और किलर ने बॉडी को ट्रेन में छुपा दिया था। मद्रास पुलिस को शक हो गया कि ये अलवंदर का मर्डर हो सकता है, तो डॉक्टर गोपाल कृष्णा ने मदुराई से वो बॉडी मद्रास लाने की मांग की। बॉडी और सर को प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करने के बाद डॉक्टर गोपाल कृष्णा ने बताया कि ये सर और बॉडी है तो एक ही इंसान के एंड उनके हिसाब से बॉडी की एज 40 to 45 ईयर्स थी, जबकि मदुराई के डॉक्टर कृष्ण स्वामी ने बताया था कि बॉडी किसी 25-26 साल के आदमी की है। ऑब्वियसली वो गलत इन्फो था, लेकिन ये श्योरिटी नहीं थी कि ये अलवंदर की ही बॉडी है। इसके लिए अलवंदर की वाइफ और उसके दोस्तों को बुलाया गया ताकि वो लाश की पहचान कर सके। बुलाने पर अलवंदर की वाइफ, उसका दोस्त करण चेट्टी और एक क्लोज फ्रेंड अब्दुल रहमान आए। जब उनको लाश दिखाई गई तो सब घबरा गए। अलवंदर की वाइफ ने कहा कि हरे रंग के मोजे और काला धागा वही है जो अलवंदर पहनता था और अलवंदर के दांत देखकर भी बॉडी की पहचान कंफर्म करी। अब मद्रास पुलिस के लिए अलवंदर की मिसिंग रिपोर्ट एक मर्डर केस बन चुका था और उनको ये मर्डरर ढूंढना था। पुलिस को वैसे तो ऑलरेडी देवकी एंड प्रभाकरा पे शक था एंड उन्हें देवकी के पेरेंट्स से पूछताछ करने के बाद पता चलता है कि वो बॉम्बे चले गए हैं। तो ऑफिसर रामनाथन अय्यर सीधा बॉम्बे चले जाते हैं एंड बॉम्बे पुलिस की हेल्प लेकर देवकी और प्रभाकरा की तलाश में लग जाते हैं। उन्हें वहाँ पे देवकी के रिलेटिव्स के बारे में पता चला एंड चांस था कि ये कपल वही उस रिलेटिव के घर छुपा हो सकता है। वो रिलेटिव थे सूबेदार मेजर नायर एंड उनके घर जाने पर पुलिस को प्रभाकरा और देवकी वहीं पर छुपे हुए मिले। फिर कपल को बॉम्बे कोर्ट से परमिशन लेकर मद्रास लाया गया। अब तक ये तो क्लियर हो गया था कि मर्डर में इस कपल का इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन चलो जानते हैं कि इन्होंने जो भी किया इसका कारण क्या था। देवकी और अलवंदर का रिश्ता आपस में बहुत अच्छा चल रहा था, बट एक दिन देवकी को पता चला कि अलवंदर एक वुमनाइजर था और उसके ऐसे रिश्ते और कई औरतों के साथ थे और ये सारे रिश्ते फोर्स्ड थे। सच ये था कि अलवंदर की दुकान से महंगी साड़ी इंस्टॉलमेंट पर खरीद के जब औरतें साड़ी की पेमेंट वापस नहीं कर पाती थी तो ये उन्हें ब्लैकमेल करता था एंड उस समय पर जब सोसाइटी में लोग क्या कहेंगे, इज्जत खराब हो जाएगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लोग क्या बोलेंगे, ये सोचकर औरतें भी डर के कारण अलवंदर की बात मान लेती थी। और ये सब पता चलने पर देवकी ने अलवंदर से दूरी बनाने का डिसीजन ले लिया था, जिसके बाद जून 1952 में, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया, देवकी की शादी प्रभाकरा मेनन से होती है। बट शादी के कुछ समय बाद जब प्रभाकरा को अपने न्यूज़पेपर में एक एडवर्टाइजमेंट करने का टेंशन था, तो देवकी ने सोचा कि वो उसे अलवंदर से मीटिंग करवा के जैमैन को शॉप की एडवर्टाइजमेंट ऑफर करवा देगी। और रियलिटी में ऐसा ही होता है जब देवकी प्रभाकरा को शॉप में लेकर जाती है। बट तब अलवंदर देवकी से क्लोज आने की कोशिश भी करता है, जैसे कि कपल अलवंदर और देवकी है, ना कि प्रभाकरा और देवकी। ये देखकर घर जाने के बाद जब प्रभाकरा देवकी से पूछता है कि क्या तुम्हारा चक्कर उस आदमी के साथ चल रहा है, तब देवकी साफ मना कर देती है। अब 26 अगस्त 1952 को अलवंदर देवकी को कुछ काम है ये कहकर बुलाता है एंड काम के बहाने वो उसे होटल लेकर जाता है, जिससे कि देवकी को उसकी नीयत साफ समझ में आने लगी और जैसे तैसे करके वो वहां से भाग निकली। घर लेट पहुंचने के कारण प्रभाकरा ने जब देवकी से पूछा कि लेट क्यों हुआ, तो वो घुमा फिरा कर जवाब दे रही थी और काफी टेंशन में थी, जिसके कारण अगले दिन
27 अगस्त 1952 को उसने अपने हस्बैंड को सारा सच बता दिया एंड उसके रिएक्शन में प्रभाकरा ने कहा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसने तभी सारी प्लानिंग कर ली थी एंड मार्केट से मलाबार नाइफ भी खरीद लिया। एंड एज वी नो, अगले दिन 28 अगस्त को देवकी अलवंदर के शॉप पर जाती है ताकि वो उसे उत्सुक करके अपने घर बुला सके, यह कहकर कि घर पर कोई नहीं है। जो सुनकर अलवंदर तो वैसे ही खुश हो जाता है और बहुत सारी अफीम खा के, क्योंकि किसी ने अलवंदर को बताया था कि अफीम खाने से पावर बढ़ जाती है, जो कि ऑब्वियसली अफीम बेचने के लिए उसे किसी ने बेवकूफ़ बनाया था। बहुत सारी अफीम खाकर अलवंदर देवकी के घर जाता है। देवकी के घर पहुंचने पर अलवंदर को कॉफ़ी ऑफर की जाती है जिसमें कि नशे की दवाई मिक्स होती है। कॉफ़ी पीने के बाद अलवंदर देवकी के क्लोज जाने लगता है। तब उसी समय किचन में छुपा हुआ प्रभाकरा मेनन जो हाथ लगाए बैठा था, वो अलवंदर पर नाइफ से हमला शुरू कर देता है एंड एक एक करके उसका हाथ, पैर एंड सर शरीर से अलग कर देता है। फिर इस क्राइम से बचने के लिए पहले तो सर को एक बंडल में पैक करके रोयापुरम बीच में दफना के आता है एंड शाम को 7 बजे के आसपास एग्मोर रेलवे स्टेशन जाकर बाकी बॉडी को ट्रंक में पैक करके इंडो साइलेंट एक्सप्रेस में रख कर आ जाता है। और इसके आगे जैसे मैं आपको शुरुआत में बता चुका कि कैसे ट्रेन से लाश मिलती है, और अगले दिन अलवंदर को ढूंढते हुए अलवंदर देवकी के घर पहुंच जाती है, जिससे वो कपल डर के मैसूरू से होते हुए बॉम्बे चले जाते हैं छुपने के लिए। इस कपल के पकड़े जाने के बाद एंड पूछताछ के बाद पुलिस को मर्डर वेपन मलाबार नाइफ भी मिल जाता है, और मर्डर करने वाले दिन देवकी ने जो कपड़े पहने थे वो कपड़े भी मिल जाते हैं जो पूरी तरह से खून से भरे हुए थे। कपड़ों पर मिला हुआ ब्लड और अलवंदर का ब्लड ग्रुप भी मैच हो जाता है। ये केस जब मद्रास हाईकोर्ट पहुंचा तो ड्रामा शुरू हो गया। प्रोसिक्यूशन के पास सर्कमस्टेंशियल एविडेंस का पाइल तो था, ब्लड स्टेन्स, मर्डर वेपन, ट्रेन टिकट्स, बट कोई भी डायरेक्ट प्रूफ नहीं था। ना ही कोई विटनेस था, ना ही कोई सीसीटीवी फुटेज। डिफेंस लॉयर ने इसी वीकनेस को पकड़ा और केस को अनइंटेंशनल क्राइम बताने की कोशिश की, जैसे कि ये कोई हीट ऑफ द मोमेंट का कांड था, प्री प्लान्ड मर्डर नहीं। कोर्ट रूम में टेंशन काफी बढ़ गई। जज के सामने सवाल था, क्या सर्कमस्टेंशियल एविडेंस काफी है या रीजनेबल डाउट। इसलिए पुलिस ने देवकी को सरकारी गवाह बनने का ऑफर भी दिया था, हस्बैंड के खिलाफ गवाही दो और खुद को बचाओ। बट देवकी के नज़रों में हस्बैंड ने ये सब उसे बचाने के लिए किया था और वो अपने हस्बैंड के खिलाफ एक शब्द भी बोलने को तैयार नहीं थी। फाइनली 13 अगस्त 1953 को मद्रास हाई कोर्ट एक बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल डिसीजन देती है। प्रभाकरा को 7 ईयर्स एंड देवकी को 3 ईयर्स की सजा सुनाते हैं अलवंदर का क्राइम करने के जुर्म में। पब्लिक ने इस फैसले पर बहुत सवाल भी उठाए कि ऐसे क्राइम के लिए कम से कम लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी कि उम्र कैद की सजा तो होनी ही चाहिए। ऐसा कहा जाता था कि जज और प्रोसिक्यूशन लॉयर देवकी के लिए बायस थे क्योंकि वो भी केरला के उसी गांव के थे जहां से देवकी थी। ऑल्दो इस बात का कोई क्रेडिबल सोर्स नहीं है, बट ये बात सच है कि कुछ सालों बाद ही देवकी और प्रभाकरा को गुड कंडक्ट के चलते जेल से अर्ली रिलीज किया गया था। 73 ईयर्स बाद भी ये केस हमें एक डार्क ट्रूथ याद दिलाता है, क्राइम एंड पनिशमेंट का रिश्ता कभी सिंपल नहीं होता। फॉरेंसिक साइंस के लिए ये केस एक माइलस्टोन था। 1952 में ब्लड ग्रुप्स और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे बेस किया गया ये केस आज के डीएनए, डिजिटल फुटप्रिंट्स और सीसीटीवी के एरा में काफ़ी बेसिक लग सकता है, लेकिन उस वक्त ये एक रेवोल्यूशन था। आज भी इंडियन फॉरेंसिक टेक्स्ट बुक्स में इस केस को साइट किया जाता है, लेकिन इस केस का सबसे चिलिंग लेसन, इंसान का विश्वास और धोखा कभी नहीं बदलते। अलवंदर की वुमेनाइजिंग, देवकी का अफेयर और प्रभाकरा का प्रोटेक्टिव हस्बैंड एक्ट, ये सब आज के ट्रू क्राइम स्टोरीज जैसा ही लगता है। आज भी लोग अपने पार्टनर्स को चीट करते हैं, लोग खून करते हैं और किलर्स बॉडी को डिस्पोज करने के नए तरीके ढूंढते हैं। टेक्नोलॉजी तो बदल गई, लेकिन इंसान के अंदर का एविल आज भी वही है। और हाँ, ये केस एक सवाल छोड़ जाती है, क्या सज़ा इंसाफ होती है? प्रभाकरा को सिर्फ 7 साल और देवकी को 3 साल की जेल। पब्लिक को लगा ये मिसकैरेज ऑफ जस्टिस था। आज के ज़माने में अगर कोर्ट ये सेंटेंस देती तो ये एक ट्रेंडिंग टॉपिक बन जाता, हैशटैग्स, ह्यूमन राइट्स और पता नहीं क्या क्या चलता। लेकिन 1953 में ये एक अपर क्लास प्रिविलेज का केस बना दिया गया था। क्या ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि प्रभाकरा एंड देवकी रिस्पेक्टेड, एजुकेटेड लोग थे, या फिर जज सच में बायस थे? आज तक ये एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री ही है। आखिर में ग्रीन ट्रंक मिस्ट्री हमें यही सिखाती है कि ज़िंदगी की सबसे शॉकिंग चीज़ें किसी ट्रंक या बीच पर नहीं मिलेगी, वो मिलेगी इंसान के दिमाग में चल रही खौफनाक सोच में। और ये केस 73 ईयर्स बाद भी वही कहता है कि फॉरेंसिक साइंस चाहे कितना भी आगे बढ़ जाए, बट इंसान के दिमाग की मिस्ट्री कभी सॉल्व नहीं होगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग।